रामधुन से दिग्विजय और रामेश्वर का सियासी युद्ध घोष। पुलिस ने दिग्गी को रास्ते में ही दिया रोक। उधर रामधुन सियासत से पवैया नाराज। प्रोपोगेंडा की राजनीति नहीं करने का सिखाया पाठ। भोपाल में घुटना तोड़ने से शुरू हुई राजनीति बुधवार को रामधुन और भजन पर खत्म हो गई। दोनों तरफ से दूर से ही भजन पर आमना सामना हुआ। दिग्विजय सिंह और कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुलिस ने बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के घर के आसपास जगह जगह बैरिकेडिंग कर रखी थी। दिग्विजय सिंह कांग्रेस नेताओं के साथ मिंटो हॉल स्थित गांधी प्रतिमा से रामेश्वर के घर की तरफ बढ़े। विधायक के घर से 200 मीटर पर बैरिकेडिंग के पास पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद दिग्गी ने सड़क पर आधे घंटे बैठकर भजन किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ वापस चले गए। उधर दिग्विजय सिंह के आने की खबर पर विधायक रामेश्वर शर्मा भी अपने समर्थकों के साथ रामधुन छोड़कर बाहर निकल आए, लेकिन इसके बाद पुलिस ने उन सभी को अंदर कर दिया। जिंदगी भर जिस राम का विरोध किया हो उस राम के शरण में कैसे आ सकते हैं? राम की शरण तो उसे ही मिलती है जिस पर राम की कृपा होती है, उन पर राम की कृपा नहीं है। परमात्मा ने उनके भाग में रामधुन दी नहीं है। हमें तो पता है ना कि दिग्विजय सिंह राम विरोधी हैं। हमें तो पता है ना ये दिग्विजय सिंह हिंदुस्तान विरोधी हैं। हमें तो पता है ना दिग्विजय सिंह राम मंदिर के निर्माण का विरोधी है। हम तो पता है ना कि दिग्विजय सिंह ये वही हैं जो राम का काल्पनिक बताते थे, भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, राम सेतु को काल्पनिक बताते थे। जो दल और जो दल के नेता राम सेतु को काल्पनिक बताएं, भगवान भी उनको कभी अपने चरणों के पास नहीं आने देना चाहता। पहले तो आमंत्रण देते हैं, फिर पुलिस को आगे करते हैं। यही भाजपा है। उनमें साहस नहीं है। जो धौंस दपट और हिंसा का रास्ता अपनाते हैं वे सबसे बड़े कायर होते हैं। लेकिन अब इस सियासत का असर प्रदेश की राजनीति पर भी देखने को मिल रहा है। भोपाल के घटनाक्रम पर पूर्व मंत्री ने ट्वीट कर न सिर्फ सवाल खड़े किए बल्कि नसीहत भी दे डाली। एक हिंदू के नाते व्यक्तिगत रूप से मेरा मन तो व्यथित है। इसलिए मैं बहुत गंभीरता से और बहुत भावनाओं के साथ ही अपील करना चाहूँगा कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा करना हो, कोई नौटंकी करनी हो, उसके लिए और भी तरीके ईजाद कर लीजिए, और भी जुमले हो सकते हैं। तो हमारे ही भगवान के नाम संकीर्तन का इस तरह दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? संयम बरतना चाहिए। सवाल यही है कि सियासत में हिंदू बताने का ये तरीका क्या कहलाता है? हिंदू गांधीवादी या हिंसा का समर्थक? क्या ये बहस दिग्विजय सिंह छेड़ना चाहते हैं और बीजेपी ऐसा होने नहीं देना चाहती? आखिर दिग्विजय सिंह की सक्रियता के क्या मायने हैं? पिछली बार उनकी नर्मदा यात्रा सुर्खियों में रही, तो इस बार उनके जन जागरण यात्रा की चर्चा है। अब तो रामधुन से भी वो ध्यान खींच रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है प्रोपेगेंडा की पॉलिटिकल धुन। तो आपने और हमने देखा कि किस तरह से ये मसला उठा और इस मसले की स्थिति किस तरह से आगे बढ़ी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि दोनों ही बड़े नेता, दिग्विजय सिंह ज़्यादा बड़े हैं और उनकी तुलना में अगर हम बात करें तो रामेश्वर शर्मा, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि उतने बड़े नेता नहीं हैं, क्योंकि बड़े नेता, छोटे नेता, मझोले नेता, कनिष्ठ नेता, वरिष्ठ नेता, इस तरह के वर्गीकरण करना हमारा काम नहीं है। लेकिन हाँ, दिग्विजय सिंह जी की वरिष्ठता है राष्ट्रीय राजनीति में। रामेश्वर शर्मा जी उनकी तुलना में अभी काफ़ी जूनियर हैं, ये कहा जा सकता है। लेकिन दोनों ही राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने जिस तरह अपने नेताओं से, जो दो नेता रहे दिग्विजय सिंह जी और रामेश्वर शर्मा, उनके इस मसले से अपने को अलग किया, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उस पर कोई टीका टिप्पणी करने से परहेज किया। बीजेपी के बड़े नेताओं की कोई टीका टिप्पणी इस मसले को लेकर नहीं आई। और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी कमलनाथ जी या तमाम जो बड़े नेता हैं, मैं देख नहीं पाया कि कमलनाथ जी ने कहीं कोई प्रहार किया हो या दिग्विजय सिंह जी के लिए कुछ, उनके साथ के लिए कुछ कहा हो। ऐसी कोई बात समझ में नहीं आई। यानी दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी तो बयानबाजी आई है दोनों ही काडर के नेताओं से, लेकिन
बड़े नेताओं ने अपने को दूर रखा तो क्या ये माना जाए कि वो समझ रहे थे कि ये विषय ऐसा है जिस विषय से किसी को कोई लाभ नहीं होना है और ये विषय जनता के बीच में भी उस तरह की पैठ नहीं करेगा। कई बार कुछ विषय ऐसे उठ जाते हैं जिनका सिग्निफिकेंस, माफ़ कीजिएगा, सिर्फ मीडिया के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसका जनता से बहुत सीधा सरोकार नहीं होता है। और पवैया जी की तो जो भावना थी वो सामने आ ही गई और उन्होंने बिना लाग लपेट के ना किसी का नाम लिया ना कुछ कहा, लेकिन कहा कि राम धुन का संकीर्तन किसी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए किया जाए ये उचित नहीं है। और उन्होंने अपने इस चिंतन को कांग्रेस और बीजेपी की धारा में बांधा नहीं, इससे ऊपर उठा कर ले गए वो, यानी समान रूप से समदृष्टा के तौर पर वो दोनों तरफ ये संकेत करते नजर आए कि अगर दिग्विजय सिंह जी रामधुन कर रहे हैं तो ये भी प्रश्नांकित है, और अगर रामेश्वर शर्मा जी रामधुन कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, तो इस पर भी ये हमारा अपना इंटरप्रिटेशन है। तो कुल मिलाकर आखिर इस तरह का पॉलिटिकल जिसको प्रोपेगेंडा बताया जाता है उसको करने के पीछे सोच और दृष्टि क्या होती है, क्योंकि कई बार इस तरह की बातें उठती हैं कि ये इसके बड़े गंभीर मायने भी होते हैं। अब बहरहाल गंभीर मायने होंगे तो ये राजनेता और सियासत जाने, लेकिन आज हम इस पर ज़रूर बात करेंगे कि 2-3 दिनों से जो विषय चर्चा में रहा कि मैं आऊँगा, घुटने तोड़ देंगे, और फिर उसके बाद जिस तरह से इसका समापन हुआ दोनों तरफ से रामधुन और राम कीर्तन के साथ, उसके क्या अर्थ और क्या मायने, इस पर जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी, उनका बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी जी, बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, उनका बहुत स्वागत है। अवनीश बुंदेला जी हैं हमारे साथ, युवा नेता कांग्रेस के और प्रवक्ता, उनका बहुत स्वागत है। दिनेश जी, पहली टिप्पणी आपकी पवैया जी के ट्वीट से ही और उनकी टिप्पणी से ही मैं शुरुआत करना चाहूँगा। उन्होंने समदृष्टा की तरह इस मामले को देखने की कोशिश की है और दोनों ही नेताओं के लिए उन्होंने शायद ये बात कही है कि इससे क्या हासिल होगा और बचिए ऐसा करने से। आप किस तरह देखते हैं पूरे मसले को और आपकी टिप्पणी क्या है? जी दिनेश जी। शरद जी, जो पवैया जी की टिप्पणी है वो एक अलग दिशा की ओर है। वो जिस राम धुन की और जिस संदर्भ के बारे में बात कर रहे हैं, वो संदर्भ, उसके लिए वो उनकी टिप्पणी उचित हो सकती है कि भगवान श्री राम को का जो है आप या उनके नाम का इस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल मत करिए। लेकिन राजनीति में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इन दिनों हो रहा है उस पर भी एक व्यापक चर्चा की आवश्यकता है। क्या कोई भी राजनेता अपने विरोधी दल के बारे में इस तरह की बात करेगा जिससे लोगों को कुछ जो है उत्तेजित हों या उकसावे में आवें? क्योंकि हमारा एक मजबूत लोकतंत्र है, हमारे यहाँ फैसले वोट से होते हैं। हम वोट से विरोधी को परास्त करने की रणनीति पर काम करते हैं, यही लोकतंत्र है। तो इसलिए यदि एक्शन का रिएक्शन हुआ है और हिंसा बनाम अहिंसा की राजनीति हुई है तो निश्चित तौर पर ये यही नहीं रुकने वाली है ना। इसमें जो है आप हम देख रहे हैं कि दोनों राजनीतिक दलों के जो प्रमुख लोग हैं उनकी चुप्पी है। तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीति है उसका केंद्र दिग्विजय सिंह हो गए हैं और उनकी जो राजनीति का तरीका है उसके बारे में मुझे बहुत व्याख्या करने की आवश्यकता शरद जी नहीं है। चलिए पंकज जी, एक टिप्पणी आपकी, फिर मैं कांग्रेस की तरफ आता हूँ। देखिए, मैं यदि माननीय जयवंत सिंह जी की, पवैया साहब की टिप्पणी को मैंने सुना आपके मंच पर, और आपने शरद जी बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि ये आपका इंटरप्रिटेशन है या आप शायद ऐसा समझते हैं। मैंने जो सुना उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा, रामधुन को लेकर कहा, और कहा कि हमारे भगवान को बीच में ना लाया जाए। तो मैं जितना भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, दोनों दलों को जानता हूँ, उसके हिसाब से बहुत स्पष्ट है कि जिनके लिए मुगल महान हैं उनके भगवान तो शायद नहीं हो सकते शरद जी। और ये स्पष्ट तौर पर सबने देखा। अभी पिछले दिनों कांग्रेस की एक प्रवक्ता महोदया भोपाल आई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुगलों के समय जो जीडीपी थी ऐतिहासिक थी, पता नहीं कितने % थी, और आज भी कांग्रेस के लोग मुगलों को महान मानते हैं। फिर दिग्विजय सिंह जी के विषय पर आते हैं, और पहले उस थोड़ा घुटने तोड़ने की जो दिनेश जी ने कहा वो महत्वपूर्ण विषय, उस पर जरूर बात होना चाहिए। रामेश्वर शर्मा जी ने जो कहा वो उतना ही हिस्सा दिखाया जा रहा है कि घुटने तोड़ दो, घुटने तोड़ दो। आगे उन्होंने नाम लिया कि आपके क्षेत्र में जो दलाली करे, जमीन पर कब्जा करे, अराजक हो, असामाजिक हो, उस पर जरूर प्रहार करने की बात है। और उनका भाव है शरद जी, हम शब्द के अर्थ पर जा रहे हैं, हमको भाव के अर्थ पर जाना है। और भाव का अर्थ यह है
कि हमको अन्याय अत्याचार को सहन नहीं करना है। यही रामेश्वर शर्मा जी का कथन है, यही उनका भाव है। अब इस सारे भाव में उन्होंने नाम भी लिया कि इसरार नाम का कोई गुंडा है जो वहाँ पर सरकारी इन पर कब्जा करता है, जिसको दिग्विजय सिंह जी और जो पुराने विधायक हैं वहाँ के, अब उसमें कांग्रेस में डागा जी, वो समर्थन करते हैं। तो यदि कांग्रेस के लोग इसरार नाम के किसी गुंडे का शरद जी समर्थन करेंगे तो फिर तो ये निर्णय करना पड़ेगा ना, अन्याय को सहना, अत्याचार को सहना, गुंडई को सहना, वो भी तो अपराध है शरद जी, और इसीलिए उस भाव को समझना पड़ेगा। और जहाँ तक रामधुन का विषय, तो शरद जी, दिग्विजय सिंह जी के मुँह से रामधुन शोभा नहीं देती शरद जी। ये दिग्विजय सिंह जी वो दिग्विजय सिंह जी हैं जिन्होंने राम काज का, राम नाम का, राम मंदिर का सबसे पहले विरोध किया। ये वो कांग्रेस पार्टी के नेता है जिस कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह जी कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। भारतीय जनता पार्टी किसको आपत्ति नहीं किसी से, पर कांग्रेस जो बांटने की, खाने की, खेमेबाजी की और फूट डालों की राजनीति करती है, उस पर चिंता का विषय है। राम सेतु पर कांग्रेस, राम मंदिर के विषय पर कांग्रेस पार्टी ने वकील खड़े की शरद जी पैसा दिया, जिनके लिए राम नाम काल्पनिक हो, प्रभु श्री राम काल्पनिक हो, राम सेतु काल्पनिक हो, जो राम नाम का, राम काज का विरोध करते हो, आज वो रामधुन की बात करते हैं। तो ये पाखंड जो है शरद जी, ये लोकतंत्र में जनता समझती है, और इसी पाखंड के चलते कांग्रेस शरद जी तय नहीं कर पा रही। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न नाम, ये तुष्टीकरण के चक्कर में कांग्रेस की ये स्थिति। क्या हाल है कांग्रेस का, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और देश भर में आप देखिए शरद जी, सलमान खुर्शीद की पुस्तक का विमोचन होता है, जहां वो हिंदू धर्म की तुलना बोको हराम और ISIS से करते हैं, वहां दिग्विजय सिंह जी मौजूद हैं, उन्होंने खंडन नहीं किया उसका। और दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि मैं हिंदू हूं। अच्छा शरद जी, एक बहुत रोचक तथ्य है कि दिग्विजय सिंह जी को हर 2-3 महीने में ये प्रमाणित करना पड़ता है या ऐलान करना पड़ता है कि मैं हिंदू, मैं हिंदू। आपको तो नहीं करना पड़ता, हमारे मित्र बैठे हैं अवनीश जी, अनुज मेरे, इनको तो नहीं करना पड़ता, मुझे भी नहीं करना पड़ता। दिग्विजय सिंह जी को बार बार मैं हिंदू क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उनके काम ऐसे हैं कि लोग जानते हैं कि वो नाम हिंदू धर्म का लेते हैं पर बदनाम करने का काम करते हैं। अवनीश जी, देखिए शरद जी, सबसे पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं पूरी तरह से, जो भाजपा जिस तरह की राजनीति कर रही, भाजपा की आज फिर राजनीति पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम पर केंद्रित हो गई है। जहां तक रामधुन की बात है शरद जी, रामधुन कांग्रेस के DNA में है, क्योंकि रामधुन हर कांग्रेसी तब से गा रहा है जब हम अंग्रेजों को भगाने के लिए ये रामधुन कारगर साबित हुई थी। इसी रामधुन के दम पर, इसी रामधुन का सहारा लेकर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 200 साल की गुलामी से अंग्रेजों से इस देश को मुक्त करवाया, पहली चीज। और दूसरी सबसे खास बात शरद जी बताऊं, जयभान सिंह पवैया का जो ट्वीट है वो दोनों पक्षों के लिए है, कि इनके लिए भी उनके लिए भी। और सबसे बड़ी बात शरद जी, मैं तो आज जो कह रहा हूं, जो राजनीति का स्तर जिस तरह से गिर रहा है, आप क्या कह रहे हैं, घुटने तोड़ देंगे? आपका एक विधायक, सेमरिया विधायक KP त्रिपाठी बोलते हैं कि हम ऐसी योजना लाएंगे कांग्रेसियों को किडनी और लीवर निकाल लेंगे। ये मुझे सबसे बड़ी बात बताएं, इस तरह की मानसिकता भाजपा में कहां से आ रही है? मैं कह रहा हूं ये शरद जी, ये तालिबानी मानसिकता भाजपा में धीरे धीरे घर कर रही है। निश्चित तौर पर सत्ता से जो घमंड पैदा हो रहा है, अभिमान पैदा हो रहा है, ये वो अभिमान की मानसिकता जो इनमें दिन प्रतिदिन आ रही। और जहां तक दिग्विजय सिंह जी की बात है शरद जी, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो रामेश्वर शर्मा हो, चाहे कोई भी नेता हो भाजपा के। मैं कहता हूं कितने किलोमीटर पैदल चलिए आप, दिग्विजय सिंह जी ने 3300 किलोमीटर की परिक्रमा नर्मदा मैया की पैदल चलकर की है 6 महीने में, और उस समय उनकी आयु 70 साल थी। तो मुझे लगता है दिग्विजय सिंह को हर 2-3 महीने प्रूव करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ रामेश्वर शर्मा को जरूर आवश्यकता, क्योंकि ये वही रामेश्वर शर्मा है शरद जी, तो 2017 तक बाखूबी 7 साल से कांवड़ यात्रा निकाल रहे थे। चंदाखोरी से, कई सारी चीजों से आप कांवड़ यात्रा निकाल, सत्ता गई, आपने कांवड़ यात्रा बंद कर दी। मुझे आप बताएं, अगर इतने बड़े आप शिव भक्त थे, इतने बड़े आप हिंदू थे, तो आपने कांवड़ यात्रा क्यों बंद की? मेरा ये सवाल। मुझे लगता है कि हम मुद्दे पर रहें, पर यहाँ बात सर जी, ये बात है आज हिंदुत्व चरित्र हनन की सर जी जो बातें बात करने का या राजनीति का। कांवड़ यात्रा कोरोना काल में बंद थी, उसके पहले चली, उसके पहले 2018 में बंद हो गई सर। आप पता करें 2018-2019 में कांवड़ यात्रा नहीं हुई रामेश्वर शर्मा जी की। आखिरी कांवड़ यात्रा सर जी आप पता करें 2017 में, और चली, वो एक अलग विषय। मैं तो एक ही बात सर जी पूछना चाहता हूँ, ये हम किस तरह के समाज का निर्माण कर रहे हैं सर जी? क्या इस तरह के बयान आने चाहिए एक सभ्य समाज में? आप कहते हैं कम से कम हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन सभ्यता है शरद जी, वो इस तरह की बातें तो आपको नहीं सिखाती कि मैं किडनी और लीवर खराब कर दूंगा, मैं घुटने तोड़ दूंगा। बहुत दूर नहीं जा रहा। हमारे अनुज कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो भाजपा नेताओं के बयान ऐसे बयान आने चाहिए। अभी दिग्विजय सिंह जी ने सम्मानित प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री जी के लिए क्या कहा था उपचुनाव में, स्मरण है शरद जी? इसको बीप लाकर सुनाया था लोगों ने। तो जब दिग्विजय सिंह जी की भाषा शैली ऐसी है, कांग्रेस के नेता इमरान मसूद, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहा, और
कईयों बार प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, भाजपा के नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहा, इसी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता ने मंच से क्या कहा, तमाम सारी चीजें। तो मुझे लगता है, मेरा उत्तर हो जाए तो मुझे सिर्फ लगता है, तय क्या कर लेंगे, मुझे शरद जी सिर्फ ये लगता है जुबान दोनों तरफ से फिसलती है, और अगर बात सही है, अगर तराजू पर हम रखने लगेंगे उसे बाट की तरह, तो शायद पलड़ा बराबर भी हो जाए कि आपका ये बयान तो ये बयान। लेकिन जनता जो इस समय आपको भी सुन रही है, मुझे भी सुन रही है, इस चर्चा को भी सुन रही है, वो यही सोच रही होगी कि इससे डीजल पेट्रोलियम की कीमतों का क्या संबंध है। दिग्विजय सिंह जी अगर रामधुन करते हुए रामेश्वर जी के बंगले की तरफ बढ़े हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा हो जाएगा, इससे क्या एक अहिंसा परक राजनीति का निर्माण हो जाएगा। सवाल ये है कि दो राजनेता जिनमें कोई भी राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है, महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण की तरह, वो अगर कोई कदम बहुत पवित्र भाव से भी उठाता है तो लोग देखकर यही कहते हैं कि सियासत है भैया, राजनीति है इसके पीछे, तो फिर आप ये क्यों कर रहे हैं। और दिनेश जी, मेरा यही सवाल आपसे है कि आखिर इससे किसको क्या मिल गया। आपने राम के नाम को लिया, एक तरफ संकीर्तन चल रहा है रामेश्वर जी के निवास पर, और एक तरफ दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं अहिंसा का अर्थ क्या है। अहिंसा का अर्थ तो यही है कि जितना हम समझते हैं, अब गांधी जी तो कहते थे कि क्षमा सबसे बड़ा शस्त्र है अहिंसा का। अगर रामेश्वर जी से गलती हो गई ये कह के, हमें नहीं मालूम किस परिप्रेक्ष्य में, किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि घुटने तोड़ देंगे, लेकिन अगर ये कहा तो क्या ये नहीं कहा जा सकता था कि राम का नाम लेकर क्षमा कर देंगे, और क्या ये नहीं कहा जा सकता था रामेश्वर शर्मा जी की तरफ से कि गलती हुई हमसे, हमने राजनीतिक विचारधारा को चोट करने की बात की थी, शायद जुबान फिसल गई, मैं माफ़ी मांगता हूं। क्या ये सारे शब्द अब अतीत में चले गए हैं? नेता माफ़ी नहीं मांगते, अपनी एक्ट को सही करने के लिए बड़े बड़े आयोजनों में जुट जाते हैं, और इससे जनता को क्या मिलता है, ये सवाल अधर में टंगा रहता है। दिनेश जी। जी दिनेश जी। बिल्कुल, देखिए शरद जी, जो इसके पीछे की जो राजनीति है, जो एक सवाल जो मैं शुरू में आया था कि दिग्विजय सिंह जी का कद और रामेश्वर शर्मा जी का कद, भोपाल से लोकसभा चुनाव दिग्विजय सिंह जी ने लड़ा, और पिछले कई दिनों से हम ये देख रहे हैं कि उनकी राजनीति कहीं ना कहीं भोपाल पर भी केंद्रित है। एक तो विषय उनकी राजनीति का है, दूसरा विषय जो उनकी हिंसा और अहिंसा, वो जिस रामधुन को अहिंसा से जोड़ना चाहते वो गांधी जी की विचारधारा है। यहाँ पर जब वो गांधी जी की विचारधारा की बात करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता हो या जो कांग्रेस की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता, उसके खिलाफ हम ये देखते हैं कि एक तरह का जो है बयान और ये सब चलता है। लेकिन इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यदि हमसे कोई उत्साह में या किसी भी कारणों से कोई ऐसी भाषा का उपयोग हो गया है जो हमें लगता है कि वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। रामेश्वर शर्मा जी प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, बहुत उनका प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भी 7-8 महीने का कार्यकाल रहा है, उन्हें पता है संसदीय प्रणाली पता है, लोकतंत्र पता है कि हमें इस चुने जिसमें जिसे जनप्रतिनिधि चुनते हैं उनके बारे में हमें किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना। मुझे लगता है कि ये गैर जरूरी पूरा घटनाक्रम था, इसे माफ़ी के साथ ही समाप्त हो जाना चाहिए था। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं फिर आप सबका ध्यान खींचूंगा कि दोनों ही दलों के वरिष्ठ राजनेताओं ने इस पूरे मामले को किसी भी गंभीर परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश नहीं की है। क्या ये एक संदेश नहीं है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, पीसीसी चीफ, तो आखिर क्या इसका औचित्य क्या रहा? बड़ा प्रश्न यही उठता है, और यही सवाल मैं पंकज जी की तरफ लेकर चलता हूं। पंकज जी, राजनीति का अर्थ जो है वो बहुत समझ में आना चाहिए, बहुत गहरा अर्थ है उसका, और यही वो चीज़ें हैं जो हमारी महान इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा को आगे बढ़ाती हैं। कोई राजनेता अगर रामधुन करते हुए भी प्रतिपक्षी नेता के निवास की तरफ बढ़ता है तो लॉ एंड ऑर्डर की चिंता भी जिला प्रशासन को होगी, क्योंकि नारे लगाते हुए कार्यकर्ता गांधीवादी कितने हैं ये हम सब जानते हैं, किसी भी पार्टी के हों। दावा हर पार्टी करती है, लेकिन कब नारे लगाते हुए रामधुन से और गांधी से हिंसा की तरफ कोई मुड़ जाएगा, कोई नहीं कह सकता है। क्या इस पूरे मामले को टालने के लिए भी, चूंकि उधर इतने बड़े नेता दिग्विजय सिंह जी थे, रामेश्वर शर्मा जी भी प्रोटेम स्पीकर हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, इसलिए कम से कम मुझे लगता है दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं को मुखर भी होना चाहिए कि आप ऐसा ना करें, जो भी चीज है इसको खत्म करिए, हो गई बात, अब समाप्त हो गई, अब ये इसको आगे बढ़ाने का औचित्य नहीं। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मेरे मन में भी यही सवाल था कि रामेश्वर शर्मा जी ने
तो नाम किसी का लिया ही नहीं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, मैंने कहा पूरा यदि वो वीडियो देखें, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग आपके यहाँ का दलाली करते हो, गुंडागर्दी करते हो, अराजक हो, असामाजिक हो, उनके घुटने तोड़ने की बात उन्होंने करी स्पष्ट तौर पर। दिग्विजय सिंह जी का तो नाम कहीं नहीं था। दिग्विजय सिंह जी अचानक आते हैं और पूरे मामले में आ जाते हैं कि मैं रामधुन लेके चलूंगा, मैं घुटने में आऊँगा, मेरे घुटने तोड़। रामेश्वर जी ने कभी दिग्विजय सिंह जी का नाम लिया? कोई और नेता कांग्रेस पार्टी का नहीं आता, दिग्विजय सिंह जी आते हैं। और इसीलिए पाखंड लगता है शरद जी, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी को अवसर मिला कि एक और अवसर है तुष्टीकरण की राजनीति करने का, फूट डालो और बांटो की राजनीति करने का, मुगलों को महान बताने की परंपरा को स्थापित करने का। इसलिए तो दिग्विजय सिंह जी आए। रामेश्वर जी ने नाम लिया था क्या? उसी दिन बात समाप्त हो गई थी। पर दिग्विजय सिंह जी ने आकर अपनी कांग्रेस की जो रीति नीति है, फूट डालो, राज करो, हिंदू को और मुसलमान को आपस में लड़ाओ, बांटो, उसको लेकर काम हुआ। भाई इसरार नाम का गुंडा है, वो ठीक है, यदि वो गुंडा है तो उसका नाम कुछ और भी हो सकता है। पर यदि दिग्विजय सिंह जी अराजक तत्वों को समर्थन दे रहे हैं और अराजक तत्वों के लिए उन्होंने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा किया, रामेश्वर जी ने तो नाम लेकर कहा कि इसरार नाम का वो गुंडा जो क्षेत्र का अराजक गुंडा असामाजिक तत्व है, लोगों को हैरान परेशान करता है, सरकारी निजी जमीन पर कब्जे करता है, उसके लिए सारा सॉन्ग दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं। तो आप देखिए कि अपने एक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए जो प्रथम दृष्टया अराजक है, जिसका एक ऐसा रिकॉर्ड है कि वो गैर कानूनी कृत्यों में संलिप्त होता है, दिग्विजय सिंह जी उसके लिए इतना बड़ा पाखंड कर रच लेते हैं। तो आवश्यकता क्या थी दिग्विजय सिंह जी को? विषय तो उसी दिन समाप्त था शरद जी। बुंदेला देखिए सर, ये सीधा सा मामला ऐसा है कि जब कोई स्कूल में एक जूनियर या घर के बच्चे को कुछ लोग असमाजिक तत्व घर स्कूल में मारते पीटते हैं, तो घर के परिवार के बड़े सदस्य का फर्ज होता है कि उसको उसका मोरल बढ़ाए। आज आदरणीय दिग्विजय सिंह, जब रामेश्वर शर्मा जैसे एक बड़े नेता ने, जो कि प्रोटेम स्पीकर है, सत्ता पक्ष का गुरूर जिन पर भरपूर चढ़ा, उनने कहा मैं घुटने तोड़ दूंगा, घुटने तोड़ दो शरद जी। तो कार्यकर्ता का मोरल बूस्ट करने के लिए जो दिग्विजय सिंह जी ने आज जो किया है, उसके लिए मैं उनका साधुवाद करता हूं। इसरार का मोरल बूस्ट कर रहे हैं। अरे साहब, इसरार हो या एक मस्तान हो जो सट्टा भी खिलवाता है, विश्वास सारा उसको प्रोटेक्शन देते हैं। हम किसी के साथ नहीं है। और एक बात हो, मैं पंकज जी मेरी एक बात सुनिएगा, एक बात और, दिग्विजय सिंह जी को 5.5 लाख वोट मिले और उनसे 3.5 लाख वोट ज्यादा मिले यहाँ की सांसद, वो गायब है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी फिर भी उन 5.5 लाख वोटों का, इस भोपाल का, इस लोकसभा का कर्ज उतार रहे हैं, जनता के बीच मौजूद हैं। कोई कर्ज चढ़ा ही नहीं उन पर। चाहे कोविड जी, कोई कर्ज क्या चढ़ा उनके ऊपर? वो तो हार गए, कहा कर्ज चढ़ा उनके ऊपर। भैया पंकज मेरी बात सुन ले भैया, मैंने आपको सुना है। देखिए, चाहे कोविड काल में हो, आदरणीय दिग्विजय सिंह स्तंभ की तरह भोपाल में डटे रहे। चाहे कोई भी, आज भी जब बात आई कि आप अपने कार्यकर्ताओं को, उनको लगा कि कार्यकर्ता डरा हुआ है, कार्यकर्ता का मोरल ना टूटे, तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने आज आकर कहा कि रामेश्वर शर्मा जी, मैं रामधुन गाऊंगा, आप में हिम्मत है तो मेरे घुटने तोड़ कर देखें। और रामेश्वर जी ने एक दिन पहले कहा था मैं नाश्ता शुल्क बाहर कराऊंगा। आज स्थिति ये रही कि न्यू मार्केट के आगे ही नहीं जाने दिया। अगर भैया रामधुन की बात कर रहे तो इतना आपको रामधुन से डर कैसा? आने देते, करते स्वागत। मैं दिनेश जी की तरफ जी, रामधुन पर रामेश्वर जी ने आपत्ति नहीं, वो तो दलालों के लिए उन्होंने कहा, रामधुन पर तो स्वागत किया उनका कि आइए आपको नाश्ता कराएंगे, गुलाब का फूल देंगे, रामदेव मानस भेंट करेंगे। कार्रवाई करें, गिरफ्तार करें, चाहे इसरार हो, चाहे हाजी मस्तान हो, बाबू मस्तान हो, गिरफ्तार करिए जो सट्टे। दिनेश जी, एक तो बड़ा मौजूद सवाल ये है कि दोनों ही दल या तमाम देश के राजनीतिक दल एक दूसरे में अवगुण देखने में जिस तरह जुट गए हैं। पहले नीतियों में, विचारधारा में खोट निकालने का एक प्रयास होता था, अब चरित्र हनन की राजनीति का दौर है। किसी एक पार्टी की सरकार आती है तो दूसरे राजनीतिक दल का कार्यकर्ता कांपने लगता है कि अब उस पर तमाम उसका व्यापार व्यवसाय चौपट हो जाएगा, उसके ऊपर आरोप मढ़ दिए जाएंगे। ये वेंडेटा पॉलिटिक्स पहले नहीं थी। मैं सब राजनीतिक दलों के लिए ये बात हमने देखी है, मध्य प्रदेश में भी देखी है कि जहां पहले दिग्विजय सिंह जी 2-2 घंटे सुंदरलाल पटवा जी के यहाँ भोजन पर रहते थे, आज ये मजाल है क्योंकि नेता डरता है कि अगर मैं रामेश्वर शर्मा जी के यहाँ जाकर अगर दिग्विजय सिंह भोजन पर ही चले जाते, अकेले अपनी गाड़ी से उतरते, रामेश्वर जी के साथ बैठते, तो सुगबुगाहट का बाजार गर्म हो जाता। क्योंकि हमने माहौल इतना विषाक्त कर दिया है, इसको कैसे सुधारें? जैसे पत्रकारिता है, पत्रकारिता का अर्थ बंसल न्यूज़ नहीं है। पत्रकारिता चौधरी की हवेली की तरह प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल सब में जाती है। पंकज चतुर्वेदी या अवनीश बुंदेला को लार्जर परिप्रेक्ष्य में लोग राजनीतिक दल नहीं, राजनेता के तौर पर देखते हैं। और अगर राजनेता इस मड स्लाइडिंग पॉलिटिक्स में जाएंगे तो ये चौधरी की हवेली जिसके ऊपर लिखा है राजनेताओं का घर, वो राजनेताओं का घर कालिक से भर जाएगा और भरोसा पंकज जी से भी टूटेगा और बुंदेला जी से भी टूटेगा। सर, बड़ा दार्शनिक सवाल हो गया, माफ कीजिएगा जी।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, कुछ साल पहले तक आप जब 1993 में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 90 से 92 में थी, उस दौरान बहुत से चर्चित मामले थे। जब सदन में उन पर चर्चा हुई तो दिग्विजय सिंह जी ने किसी मुख्यमंत्री या मंत्री का नाम नहीं लिया था। उन्होंने केवल सरकार के बारे में कहा। उन्होंने चरित्र हनन की राजनीति से अपने आप को बचाया था कि वो इस तरह की राजनीति ना करें। लेकिन आज जिस तरह की राजनीति है उसमें आप देखिए कि सबसे ज़्यादा टारगेट किसको किया जाता है? दिग्विजय सिंह जी को किया जाता है। आप भारतीय जनता पार्टी में भी इस बात को स्वीकार किया जाता है कि उन्हें फ़ायदा होता है इससे। तो मुझे तो लगता है कि ये तो उनका खुशी का विषय है, लेकिन ये जो खुशी का विषय नहीं हो सकता। इससे पूरे जो समाज में जो माहौल बिगड़ता है और जिस तरह से जो राजनीति होना चाहिए, जिस तरह के चुनाव में मुद्दे होना चाहिए, वो मुद्दे नहीं होते। इससे पेट्रोल डीजल जैसा जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उन महत्वपूर्ण मुद्दों का जो है एक अनदेखे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मुद्दे हैं विकास के, उन्हीं पे बात होना चाहिए। इस तरह की जो गैर जरूरी घटनाक्रम है, इनसे बचने की कोशिश हमेशा हर राजनेता को करना चाहिए, खास तौर पर चरित्र हनन की, चाहे वो किसी भी तरह के आरोप प्रत्यारोप हो या कोई भी घटनाक्रम हो। मुझे लगता है कि ये जो है राजनीति में इन दिनों बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक बात कही और यही सबसे बड़ा मैसेज हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए है कि अब आप इससे बाहर निकलिए। राम के व्यवहार, राम के चरित्र जनमानस हर व्यक्ति जानता है और अब बात होनी चाहिए राम की प्रशासनिक अवधारणा की कि राम एक किस तरह की राज्य की स्थापना के पक्षधर रहे और किस तरह के राज्य की स्थापना उन्होंने की। उस पर हम बात इसलिए कम करते हैं क्योंकि वो हमारे बस का नहीं है, बहुत कठिन है उसको उतारना चरित्र में। इसलिए बात राम के स्वरूप की हो जाती है, राम धुन की हो जाती है, राम मंदिर की भी हो जाती है। लेकिन गवर्नेंस के उस मॉडल पर हमको अब आना ही चाहिए, बात करनी ही चाहिए। और स्वयं राम होते या स्वयं तुलसीदास होते तो वो भी यही कहते कि राम के बारे में क्या बात करेंगे, राम तो क्षमा के अवतार हैं जो 3 दिन तक समुद्र के किनारे बैठे रहे कि भैया नहीं निकल रहे हो तब देखेंगे, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएंगे। और आप लोग तो अभी से ही एक दूसरे पर ऐसे बाण छोड़ रहे हैं कि अच्छा है ब्रह्मास्त्र नहीं है आपके पास, नहीं तो अपने साथ साथ समूची सृष्टि के लिए भी संकट बन जाते। समझिए साहब, क्योंकि जो उस तरफ बैठी है जिससे 5 साल चुनाव में आप चुनाव जीत कर आते हैं, वो बहुत समझदार लोग हैं। ये अलग बात है कि चुनाव के लिए जब वो वोट करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन वो मुस्कुराते रहते हैं। आप और हम जैसे एंकर भी जो टाई लगा के बड़ा ज्ञान बघारते हैं, हम भी कुछ नहीं जानते साहब, महान अज्ञानी हैं। तो कई बार उस तरफ बैठे लोगों के लिए सोचिए जो बहुत अच्छे समझते हैं, कछु नहीं भैया सब राजनीति है, अपनों का लेनो देनो यार, पेट्रोल डीजल सस्तो हो जाए, खानों मिल जाए, ठीक से भोजन हो जाए, मोड़ो मोड़ी पढ़ लें, बात खत्म हो जाए। इतनी सी कहानी है साहब, बस इतनी सी कहानी है। उसको कहाँ ले जा रहे हैं आप मंगल ग्रह पे, राम धुन में, संकीर्तन में। ज़्यादा बोल गया हूँ तो क्षमा कीजिएगा सर। पंकज जी बहुत धन्यवाद, बुंदेला जी धन्यवाद, दिनेश जी बहुत धन्यवाद। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, निकाय का दंगल। नमस्कार।